जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आपके अपना ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद मनीष मेहरा पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2015 और परीक्षा आयोजित ये हुई थी दोस्तों 7 फरवरी 2016 को। जो एग्ज़ाम हुआ था उसके पेपर को आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो पूरा देखने के बाद आपको अच्छा लगता है लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर खाली स्थान दे रखा है। यहाँ पर तो मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है तनाव, पिछड़ापन, डिसलेक्सिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है, खाली स्थान है, उसके बाद में ये इसको पूरा करेगा। तो डिसलेक्सिया मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। क्या होता है भाई? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया मस्तिष्क की जो संरचना तथा कृत्यों में जो विभेद होता है ना, ये उसका परिणाम होता है डिसलेक्सिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि, यहाँ पर खाली स्थान है। ठीक है ना? जिन बालकों की बुद्धि लब्धि है 70 से कम, 70 से ऊपर, 80 से 100 के बीच या फिर इनमें से कोई नहीं, साधारणतया उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। तो दोस्तों, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि है 70 से कम, ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर राइट होगा। जैसे कि जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम है भाई, उन्हें साधारणतया उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। किनकी भाई? जिन बालकों की बुद्धि लब्धि वो 70 से कम है, उन्हें साधारणतया मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर फिर खाली जगह है। तो बच्चों में अमूर्तमान प्रतियों को ग्रहण करने की योग्यता होती है पिछड़े हुए बच्चों में या प्रतिभाशाली बच्चों में या फिर मानसिक रूप से कमजोर, मानसिक रूप से पिछड़े। तो देखें आप यहाँ पर, तो प्रतिभाशाली, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है कि प्रतिभाशाली बच्चों में अमूर्तमान प्रतियों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। किसमें भाई? प्रतिभाशाली बच्चों में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है। तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग क्या कहलाता है? तो दोस्तों, तनाव को कम करने का जो अप्रत्यक्ष ढंग है ये क्या कहलाता है? तो देखिए आप, समस्या समाधान की विधि कहलाता है या फिर रक्षात्मक यांत्रिकता या फिर व्यक्तिगत विधि। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के बाद आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें से आपने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। तो यहाँ आप देखेंगे, रक्षात्मक यांत्रिकता तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। क्या भाई? रचनात्मक, रक्षात्मक यांत्रिकता। निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? क्वेश्चन को हमेशा पूरा पढ़े ताकि आप उसे देख सकें कि भाई ये है या नहीं है। तो आप देखें, निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? तो सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, ये तो भाई है, बिल्कुल है। देखिए आप, सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना, तो ये भी है, राइट है। रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, तो ये नहीं है भाई। क्या? रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, तो ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर रही नहीं है। विद्यालय में पक्षतापूर्ण वातावरण का सामना करना, तो ये भी है, लेकिन यहाँ पर अपने को नहीं है बताना था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी राइट है। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी हैं आश्रित स्तर, स्वतंत्र स्तर, मध्य स्तर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, शिक्षण प्रक्रिया में जो विद्यार्थी होता है ये आश्रित स्तर होता है। क्या होता है भाई? ऑप्शन नंबर एक राइट है। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी आश्रित स्तर होता है।
निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? तो निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है भाई? तो मानक या निर्माणात्मक या फिर योगात्मक या फिर CCI। तो दोस्तों यहाँ बात करें अपन कि निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, तो ये जो मानक है ना, ये निम्नलिखित में से इसका प्रकार नहीं है भाई, मूल्यांकन का प्रकार नहीं है मानक। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा, यानी कि मानक हैं वो मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। ये निर्माणात्मक ये हैं, योगात्मक हैं, CCI है, ये तीनों तो हैं लेकिन मानक नहीं है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है NCF 2005 बल देता है। तो दोस्तों NCF 2005 बल देता है करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर या उपरोक्त सभी। तो अब देखें NCF 2005 बल देता है कि करके सीखने पर, क्या भाई बल देता है करके सीखने पर। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर राइट होगा, NCF 2005 बल देता करके सीखने पर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? तो दोस्तों निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? तो शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव या अधिगम अनुभव। तो मूल्यांकन के त्रिकोण का जो भाग है दोस्तों, ये जो नहीं है वो हमको बताना है। तो देखें आप यहाँ पर, तो शैक्षिक उद्देश्य तो ये तो है भाई, बिल्कुल है, ठीक है, ये मूल्यांकन भी हैं, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर शिक्षण अनुभव ये नहीं है, यहाँ पर नहीं का बोल रहा है, देखें आप ध्यान से, तो शिक्षण अनुभव नहीं है, अधिगम अनुभव है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि नहीं है को बताना हमको कि जो त्रिकोण का जो भाग नहीं है, मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग जो नहीं है वो है शिक्षण अनुभव नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है भाई? यानी कि एक कथन ऐसा है इसमें से जो सही नहीं है, तीन तो यहाँ पर है। देखें आप, तो उपभोक्ता की अनुसंधान करता है, उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है। तो दोस्तों उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है तो बिल्कुल राइट है भाई, ठीक है। समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, तो समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, तो ये भी राइट है, ठीक है ना। अपने को बताना है कथन सही नहीं है, नहीं बताना है अपने को कौन सा सही है नहीं है, ठीक है, ये है ये भी है। तो समस्याओं का हल अभ्यास में ले आया जाता है और मूल्यांकन नहीं किया जाता है, बिल्कुल गलत है भाई, ये नहीं है इसमें। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही ऑप्शन होगा इसमें, यानी कि जो सही नहीं है, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो सी इज राइट ऑप्शन। RTE एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं 40 घंटे, 42 घंटे, 45 घंटे या फिर 48 घंटे। तो दोस्तों RTI एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु 45 घंटे प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं, कितने भाई? 45, 45 घंटे, और है ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखें क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास किस वर्ष की आयु पर है? तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास दोस्तों ये होता है तो किस वर्ष की आयु में होता है? तो 7 वर्ष, नहीं भाई 11 वर्ष, तो बिल्कुल राइट है दोस्तों 11 वर्ष, यानी कि तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का जो विकास होता है ना, ये 11 वर्ष की आयु पर है, ठीक है ना। कितने भाई? 11 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, तो दोस्तों शारीरिक विकास का क्षेत्र है तो भाई कौन सा है यहाँ पर बताना। शारीरिक विकास का क्षेत्र है
तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा है। तो मांसपेशियों की वृद्धि, स्नायुमंडल, या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों शारीरिक विकास का जो क्षेत्र है ये सभी है, ए बी और सी, यानी कि उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। वातावरण वह बाहरी शक्ति हैं जो हमें प्रभावित करती हैं। दोस्तों वातावरण वो बाहरी शक्ति हैं जो हमें प्रभावित करती हैं, ये किसने कहा? तो ये किसने कहा? तो बात करेंगे यहाँ पर रॉस साहब की। ये रॉस ने कहा, ऑप्शन नंबर बी या राइट ऑप्शन हो जाएगा। अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। तो दोस्तों अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत क्या कहलाता है? समानता सिद्धांत, या अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, या औपचारिक नियमों का सिद्धांत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या बताएंगे यहाँ पर राइट ऑप्शन में? अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। मैं यहाँ पर पूरा वीडियो में आपको 3 से 4 क्वेश्चन में आपके लिए रखूंगा, जिनके कमेंट आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में जरूर करें। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो दोस्तों वंशानुक्रम का नियम नहीं है, निम्न में से वो कौन सा है? देखिए आप, समानता, तो ये वंशानुक्रम का नियम है भाई, बिल्कुल है। भिन्नता ये भी है। प्रत्यागमन ये भी है, किसका नियम है? वंशानुक्रम का नियम है। अभिप्रेरणा, तो अभिप्रेरणा वंशानुगत का नियम दोस्तों नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पर खाली स्थान दे रखा है कि आयु, यानी कि कितने वर्ष की आयु तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी हैं? तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट है, यानी कि 8 अथवा 9 वर्ष। 8 व 9, 8 या फिर 9 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो किस अवस्था में? शैशव अवस्था, उत्तर बाल्यकाल, किशोरावस्था, या फिर प्रौढ़ावस्था। तो दोस्तों हम जैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो उत्तर बाल्यकाल इस की अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। किसमें? उत्तर बाल्यकाल अवस्था में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा भाई। निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? तो दोस्तों कौन सा उदाहरण यहाँ पर अर्जित प्रेरक का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो भूख, पुस्तक, रुचि, या फिर विश्राम। तो दोस्तों रुचि, ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट हो जाएगा। रुचि अर्जित प्रेरक का उदाहरण है, रुचि। अभिप्रेरणा वर्णित होती है। तो भाई अभिप्रेरणा वर्णित होती है तो ज्ञानात्मक जागृति द्वारा? नहीं भाई, भावनात्मक जागृति द्वारा। तो बिल्कुल राइट है भाई, भावनात्मक जागृति द्वारा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। ये पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, या फिर भावनात्मक पहलू है, या फिर क्रियात्मक पहलू है? तो दोस्तों चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है भाई। क्या है? ज्ञानात्मक पहलू। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है तो क्या? पारंपरिक अनुकूलन, मनोविज्ञान, वातावरण, या मनोदैहिक? तो दोस्तों संकेत अधिगम के अंतर्गत पारंपरिक अनुकूल सीखा जाता है, पारंपरिक अनुकूलन। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट हो जाएगा भाई।
व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। तो दोस्तों व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में या फिर उपरोक्त सभी में। तो दोस्तों व्यक्तिगत भेद हैं, ये देखिए आप बुद्धि स्तर में भी पाए जाते हैं, बिल्कुल अभिवृत्ति में भी हैं, ये गतिवाही योग्यता में भी हैं। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी अपना राइट ऑप्शन है। डी ऑप्शन राइट ऑप्शन, उपरोक्त सभी। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? तो दोस्तों चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? देखिए आप, पूर्वानुभव नहीं भाई, ये आवश्यक नहीं है। भाषा ये भी आवश्यक नहीं है। तर्क नहीं। समस्या बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट है भाई। चिंतन प्रारंभ होने के लिए समस्या का आवश्यक होता है, समस्या का होना आवश्यक है। इनकी चिंतन प्रारंभ के लिए समस्या आवश्यक है। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया बिने ने, रीड ने, टर्मल ने या फिर कैटेल ने? तो दोस्तों बुद्धि लब्धि जो ये संप्रत्यय हैं ये विकसित टर्मल ने किया था। किसने भाई? टर्मल ने। टर्मल, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ पर आपको कल से मैथ के जो आपके जो 30 क्वेश्चन बनेंगे आपके पेपर में, उन सभी टॉपिक वाइज यानी कि जो नया सिलेबस है उसके आधार पर कल से क्लास से मैथ की शुरू हो रही हैं। तो अपने दोस्तों को भी ये जानकारी जरूर दे दीजिएगा। बाह्य अभ्यास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। तो दोस्तों बाह्य अभ्यास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन ये कहा जाता है गहन दृष्टिकोण, सतही दृष्टिकोण या मानकीय दृष्टिकोण या प्रक्षात्मक। तो सतही दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा भाई। इनके बाह्य अभ्यास के जो दोस्तों बाह्य अभ्यास के जो आधार पर व्यक्तित्व का जो वर्णन है ये सतही दृष्टिकोण कहा जाता है। सतही दृष्टिकोण। से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? तो दोस्तों निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण यहाँ पर नहीं है वो अपने को बताना है, यानी कि और इसमें से एक ऐसा है जो पिछड़ेपन का कारण नहीं है। पिछड़ेपन का कारण नहीं है वो बताना है। तो देखिए आप, सामान्य बुद्धि का अभाव, तो ये तो पिछड़ेपन का कारण है भाई, बिल्कुल है। शारीरिक दोष ये भी पिछड़ेपन का कारण है भाई, पिछड़ेपन का। विशिष्ट पिछड़ापन, तो ये भी पिछड़ेपन का कारण है। स्वस्थ वातावरण, तो ये पिछड़ेपन का कारण नहीं है भाई। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि स्वस्थ वातावरण ये पिछड़ेपन का कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया तो किसने? मन ने, सेल्डन ने या हिप्पोक्रेटस ने या फिर कैटेल ने? तो दोस्तों व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण जो प्रस्तुत किया है वो क्या है? हिप्पोक्रेटस ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, हिप्पोक्रेटस ने। ये है जो हिप्पोक्रेटस साहब ने व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। किसने भाई? हिप्पोक्रेटस साहब ने। किसका किया था? व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था हिप्पोक्रेटस साहब ने। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अल्फ्रेड बिने ने, स्पीयरमैन ने या फिर गिलफोर्ड ने या फिर थर्स्टर ने? तो दोस्तों स्पीयरमैन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, स्पीयरमैन। प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? देखें आप यहाँ पर, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है भाई? तो संबंध, धन, जिज्ञासा, उपलब्धि या आक्रामकता? तो देखिए यहाँ पर आप, उपलब्धि। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा भाई, उपलब्धि।
दोस्तों ये 30 क्वेश्चन आपने जो देखे थे अभी तक, ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन थे। अब यहाँ पर अपन देखेंगे खंड 2 में भाषा 1 यानी कि हिंदी। हिंदी भाषा में हम यहाँ पर 30 क्वेश्चन यहाँ भी देखेंगे हिंदी भाषा के। ये खंड 2 है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, और भाषा 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चनों को अपन देखने वाले हैं। तो यह पहला क्वेश्चन है यानी कि इस हिंदी भाषा का, तो 31 नंबर क्वेश्चन यानी 31 क्वेश्चन है। लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। तो दोस्तों लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है वो बताना है। देखिए आप, लिखित अभिव्यक्ति का साधन पत्र लेखन, तो ये बिल्कुल है भाई। निबंध लेखन ये भी है, ठीक है ना। वाद विवाद देखें आप, फिर नाट्य और लेखन। अब बताएं इनमें से कौन सा राइट होगा दोनों में से। तो दोस्तों ये वाद विवाद, ये इसका यानी कि लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। क्या? वाद विवाद। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। नाट्य लेखन ये बिल्कुल है, लेकिन अपने को बताना था नहीं है। जो मैं आपको बार बार एक बात कहता हूँ कि आप जब कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे, वहाँ पर आप हैं या नहीं है, क्वेश्चन को हमेशा पूरा पढ़े। और अभी तो आपके इस रेट के एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, बस कुछ गिने चुने दिन मानो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों को लिखना सिखाने से पहले ये आवश्यक है। क्या आवश्यक है दोस्तों? बालकों को लिखना सिखाने से पहले क्या आवश्यक है? अक्षर सिखाना, बारकड़ी सिखाना, या फिर लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना, या फिर उनको क्रियाशील बनाना। बताइए भाई, कमेंट करें प्लीज, कमेंट करके बताइए। बालकों को लिखना सिखाने से पहले क्या आवश्यक है? अक्षर सिखाना, बारकड़ी सिखाना, या फिर लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना, या फिर उनको क्रियाशील बनाना। बताइए प्लीज, कमेंट करें कि इसमें से क्या राइट होगा। देखिए आप, बालकों को लिखना सिखाने से पहले आपको करना चाहिए कि भाई लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना उसमें। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों प्रिंट मीडिया में क्या सम्मिलित नहीं किया जा सकता, आपको यहाँ पर बताना है। प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। पहले तो बात करते हैं अपन प्रिंट मीडिया में सम्मिलित किया जा सकता है, यानी कि कौन क्या क्या किया जा सकता है। तो देखें आप, प्रिंट मीडिया में दोस्तों समाचार पत्र सम्मिलित किए जा सकते हैं, पत्रिकाएं भी सम्मिलित की जा सकती है इसमें। फिर बात करें यहाँ पर पाठ्य पुस्तक, तो ये भाई इसमें सम्मिलित नहीं किया जा सकता। विद्यालय में पत्रिकाएं ये तो सम्मिलित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पर अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा। इनकी प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, तो पाठ्य पुस्तक इसमें सम्मिलित नहीं कर सकते अपन। तो क्या है? समाचार पत्र, पत्रिकाएं, विद्यालय पत्रिका, तो ये तो हो सकते हैं। तो पाठ्य पुस्तक यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट है भाई। साइट क्या है? SITE दोस्तों, SITE ये क्या है? एक टीवी चैनल है, या फिर उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग हैं, या फिर ए व बी दोनों राइट हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए आप, साइट क्या है? तो यहाँ देखिए आप, उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। आपको इस चैनल पर एग्जाम से पहले पहले लगभग 100 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। तो चैनल को अपने अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारक है। तो दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का जो प्रमुख कारक है वो इसमें से क्या है? देखिए आप, रटाई से मुक्ति नहीं, पाठ्यक्रम व्याप्ति ये भी नहीं है भाई। देखिए आप, निष्पक्ष मूल्यांकन, तो बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर सी बना यहाँ पर राइट ऑप्शन है। विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है? अरे भाई लोगों, विचारों की जो अच्छी अभिव्यक्ति है ये किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती हैं? वस्तुनिष्ठ, या अति लघुरात्मक, या फिर निबंधात्मक, या फिर लघुरात्मक।
तो दोस्तों विचारों की जो अच्छी अभिव्यक्ति हैं ये निबंधात्मक प्रश्नों में हो सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी। किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया? तो दोस्तों किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया? तो मॉरिसन, हर्बर्ट, बल्यूम या फिर करेथवा। तो दोस्तों बल्यूम साहब ने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया था, बल्यूम साहब ने, है ना, बल्यूम साहब ने। बल्यूम साहब कहाँ के रहने वाले थे? मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको नहीं आता है तो ये भी मेरे को बता दीजिए, ताकि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में विस्तार से जितने भी अपने यहाँ पर क्वेश्चन बन रहे हैं उन क्वेश्चन में जो आपको अधिक जानकारी की जैसे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल करवा दूंगा। उपचारात्मक शिक्षण द्वारा, दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण द्वारा अध्यापकों की कमियों का उपचार करते हैं, छात्रों के घायल होने पर उपचार करते हैं, छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं, या कुछ कह नहीं सकते? तो आप मेरे को कमेंट करें और बताएं कि उपचारात्मक शिक्षण द्वारा क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा भाई। देखिए आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपने यहाँ पर देखा कि छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है यहाँ पर आपका, ऑप्शन नंबर सी राइट। उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना सही है? तो दोस्तों उच्चारण सुधारने का जो कार्य है वो किन कक्षाओं में करना सही है? तो प्रारंभिक, माध्यमिक या उस माध्यमिक या फिर उस कक्षाओं में। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आप देख रहे हैं, प्रारंभिक कक्षाओं में उच्चारण सुधारने का कार्य करना सही। अब यहाँ आप देखेंगे ये गद्यांश है दिए हुआ, निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 40 से 44 तक के उत्तर दीजिए। यानी कि ये जो गद्यांश दे रखा है यहाँ पर आपको प्रश्न संख्या 40 से 44 तक के आंसर इनको पढ़कर देने हैं। तो आप यहाँ पर इसका एक स्क्रीनशॉट लें, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, एक और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इन्हें भाई पूरा पढ़े। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका भी, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 आया भाई। हाँ, अब स्क्रीनशॉट को आप आराम से पढ़ें उसको, जिसमें संधि तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों वह शब्द बताइए जिसमें संधि तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो रंगीनिया, ध्वंसावशों या फिर अधीरता या फिर संप्रदायवाद। तो आप देखें यहाँ पर वह शब्द हमको बताना है जिसमें संधि और तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है भाई। तो यहाँ देखें आप ध्वंसावशों, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर अपना राइट ऑप्शन है भाई। देखें आप ध्वंसावशों में ये संधि और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से वह शब्द बताइए जिसमें समास तथा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों इनमें से वह शब्द अपने को बताना है जिसमें समास और उपसर्ग दोनों का प्रयोग इसमें हुआ है। तो घात प्रतिघात, भारतवासियों का कर्मयोगी या आत्मनिर्भरता। तो देखिए आप यहाँ पर इनमें से वह शब्द हमको बताना है जिसमें समास और उपसर्ग दोनों का प्रयोग हुआ है। तो ये मैं क्वेश्चन मैं आपके लिए रखता हूँ कि आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, यानी कि ए, बी, सी या फिर डी, कौन सा इसका राइट है। आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने कहा आपको 3 से 4 क्वेश्चन जो आपके लिए रखे जाएंगे। वह तत्सम शब्द बताइए जिसके साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों वह तत्सम शब्द बताइए जिनके साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का भाई यहाँ पर प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो मानवीय, मानवता, अधीर या विखंडित। तो देखें आप विखंडित एक ऐसा शब्द है दोस्तों जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है भाई? कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है?
तो लोमहर्षक, आत्मनिर्भरता, देशवासियों या फिर सर्वाधिक। तो दोस्तों यहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास का जो उदाहरण हम देख रहे हैं, लोमहर्षक, लोमहर्षक क्या भाई, लोमहर्षक, इसमें इसका भाई जो ये इसका उदाहरण है किसका, कर्म तत्पुरुष शब्द का। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है भाई, तो कौन सा शब्द तत्सम है, स्वतंत्रता, श्रद्धा या फिर झोंपड़ियों या फिर आजाद। तो दोस्तों स्वतंत्रता शब्द तत्सम है, क्या है भाई, तत्सम है, स्वतंत्रता शब्द तत्सम। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर अपना राइट है भाई। फिर से एक बार गद्यांश है यहाँ पर आपको इस गद्यांश में जो प्रश्न है दोस्तों, गद्यांश को पढ़कर आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। गद्यांश को पढ़कर 45 से 49 तक के उत्तर दीजिए। 45 से 49 तक के प्रश्नों के उत्तर इस गद्यांश को पढ़कर आपको देना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वो भाई स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर गद्यांश का पहला क्वेश्चन ये है कि अपना क्वेश्चन नंबर 45 है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा शब्द है वो स्त्रीलिंग नहीं है, तो शाम, रात, कलेवा या फिर आंखें। कमेंट करें भाई, कमेंट करके बताइए इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है भाई, कमेंट करें। तो देखिए आप कलेवा शब्द यहाँ पर स्त्रीलिंग नहीं है, तो शाम स्त्रीलिंग है। देखें आप रात भी हैं, आंखें भी हैं, लेकिन कलेवा यानी कि ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। कुसुम शाम को घर गई, इस वाक्य में कौन सा काल है। तो दोस्तों कुसुम शाम को घर गई, इस वाक्य में कौन सा काल है, सामान्य भूत या आसन भूत या पूर्ण भूत या फिर संदिग्ध भूत। तो सामान्य भूत, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट हो जाएगा भाई। कारक चिन्ह के प्रयोग के बावजूद इनमें से किस शब्द का बहुवचन नहीं बनता। दोस्तों बहुवचन नहीं बनता। कारक चिन्ह के प्रयोग के बावजूद इनमें से किस शब्द का बहुवचन नहीं बनता भाई, बहुवचन नहीं बनता। देखिए घी, गीत, घर या फिर सकी। तो घी, देखा आप घी का बहुवचन नहीं बनता यहां पर। इनमें से किस शब्द का लिंग नहीं बदलता। तो दोस्तों सासा, सातर, साइकिल या फिर मामा। देख सासा का सासी हो जाता है, सातरा हो जाता है, मामी हो जाता है, लेकिन साइकिल का नहीं बदलता भाई, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। इनमें से कौन सा शब्द संदेह बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। ये जो 4 शब्द आपको दे रखे हैं, इनमें से वो शब्द आपको बताना है जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। दर्शन, मन, पराठा या फिर विस्तार। तो दोस्तों दर्शन, क्या भाई, दर्शन हमेशा ही बहुवचन में प्रयुक्त होता है भाई, दर्शन। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। दोस्तों मैं भी भगवान से दुआ करता हूं कि आपका सिलेक्शन से जो रिट वाले एग्जाम में हो जाएं। ये मेरी दुआ है कि आपके सारे सपने भी सच हो जाएं। तो आपको इस क्वेश्चन में बताओ आप कि ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, ये वाक्य हैं तो संकेतवाचक हैं या फिर विधानवाचक हैं या ईसावाचक हैं या विस्मयवाचक हैं। देखिए आप, मेरे मन की इच्छा है कि आपके सारे सपने सच हो जाए। मेरे मन की इच्छा है कि आप रिट में पास हो जाएं, आपका सिलेक्शन हो जाए। तो क्या है भाई, ये ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, तो ये ईसावाचक है भाई। क्या है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट हो जाएगा। मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इस वाक्य में विधेय का विस्तार है। तो मेरा छोटा भाई प्रशांत
धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, ठीक है। इस वाक्य में विधेय का विस्तार है दोस्तों, तो छोटा भाई है या फिर धार्मिक पुस्तकें अधिक या मेरा भाई प्रशांत या फिर पढ़ता है। देखिए आप, मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, तो इस वाक्य में दोस्तों विधेय का विस्तार है, यह है धार्मिक पुस्तकें अधिक। क्या भाई, धार्मिक पुस्तकें अधिक, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संरचना के आधार पर किए गए वाक्यों के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है। यानी कि 3 तो इसमें से है, लेकिन एक है जो नहीं है, वो आपको बताना है। देखिए सरल वाक्य, यहां पर देखिए वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है जो बताना है अपने को। तो देखिए सरल वाक्य तो है भाई, बिल्कुल है, सरल वाक्य हो जाएगा। फिर मिश्र वाक्य ये भी है। आज्ञार्थक वाक्य बिल्कुल नहीं है भाई। क्या यहाँ पर कौन सा प्रकार नहीं है, तो आज्ञार्थक वाक्य नहीं है, संयुक्त वाक्य ये भी है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा। सुदामा के तंदुल का अर्थ है, तो दोस्तों सुदामा के तंदुल का अर्थ क्या है। तो देखिए आप, गरीबी में जीना नहीं है भाई, बिल्कुल भी। गरीबी में भी तंदुल का शौक रखना ये भी नहीं। सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट, तो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन राइट। यानी कि सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट, बड सड कर बातें करना, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसका जो सुदामा के तंदुल का जो अर्थ बनता है ये है सामान्य, यानी कि सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट। खरी मंजूरी सौ का काम, अरे खरी मजूरी सौ का काम का अर्थ है, तो क्या है भाई। देखे खरी मजूरी सौ का काम, लोग मजदूरी की परवाह करते हैं, काम की नहीं भाई। पूरी मजदूरी देने पर अच्छा काम होता है। देखे आप, खरी मजूरी सौ का काम, यानी कि पूरी मजदूरी देने पर अच्छा काम होता है ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी राइट। हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है, तो दोस्तों हिंदी भाषा शिक्षण की विधि इसमें से क्या है। तो देखें आप, हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है अनुकरण विधि, तो बिल्कुल राइट है भाई, है। आगमन निगम की विधि है या नहीं है बिल्कुल है। भाषा प्रयोगशाला बोलो, बिल्कुल राइट है आपका कहना, ये भी है। उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा भाई, उपरोक्त सभी है यहाँ पर, है ना। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य है, गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य है, तो छात्र को घर पर व्यस्त रखना, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना। देखिए आप, ऐसा कोई किसी का मकसद नहीं है भाई कि छात्र को घर पर व्यस्त रखना, नहीं। गृह कार्य का जो मुख्य उद्देश्य दोस्तों ये है पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना, है ना। ये एक टीचर जो होता है वो छात्रों को ये पढ़ाए गए जो जितना भी जो उन्होंने पढ़ाया है पाठ को, उसको दोहराने के लिए एक अवसर देना, ये गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। भाषा शिक्षण के उपागम हैं, तो दोस्तों भाषा शिक्षण के उपागम तो क्या है। पाठ सरसंग उपागम, रचना शिक्षण उपागम, उपरोक्त ए व बी दोनों हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाषा शिक्षण के उपागम है दोस्तों, तो भाषा शिक्षण के उपागम यानी कि पाठ सरसंग उपागम ये है, और रचना शिक्षण उपागम ये भी हैं। तो आप कह सकते हैं ए व बी दोनों हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा भाई, ए व बी दोनों राइट है। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय है, तो दोस्तों छात्रों के शब्द जो भंडार होते हैं उसमें वृद्धि करने का उपाय क्या है। देखें, शब्दकोश का उपयोग, बिल्कुल राइट है भाई। छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना यानी कि बढ़ाना, ये भी राइट है। शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग करना, तो ये भी राइट है। तो क्या आप नहीं कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट है, इनके ऑप्शन नंबर सारे यहाँ पर राइट है।
आगमन विधि के रूपों की संख्या है। तो दोस्तों आगमन विधि के रूपों की संख्या कितनी है? 5, 2, 7 या फिर 3? दोस्तों आगमन विधि के रूपों की जो संख्या है वो है 2। कितनी है भाई? 2 है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट हो जाएगा। शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है। तो शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है तो कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर, दोनों में ही, या फिर कोई नहीं? तो दोनों में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अब देखिए आप नेक्स्ट है आगे। तो इसमें आप देखेंगे ये है खंड 3। क्या है भाई? खंड 3 में आप देखेंगे यहाँ पर हिंदी भाषा के पेपर को ही देखेंगे। यहाँ पर खंड 3 में भी दोस्तों, खंड 3 में आप हिंदी भाषा के पेपर को देखेंगे। ये भी 30 क्वेश्चनों का जो पेपर बनता है। तो देखें आप यहाँ पर पहला क्वेश्चन बन रहा है, प्रश्न पत्र निर्माण करने से पूर्व निम्न में से किस प्रपत्र को तैयार करना आवश्यक है? तो दोस्तों प्रश्न पत्र निर्माण करने से पूर्व निम्न में से किस प्रपत्र को तैयार करना यहाँ पर करना आवश्यक है? तो बात करेंगे अपन पूर्व पुस्तक। नहीं भाई, ब्लू प्रिंट। तो बिल्कुल राइट है, ऑप्शन बी राइट है, ब्लू प्रिंट। सर्वदर्शी सामग्री नहीं है दोस्तों। तो सर्वदर्शी सामग्री नहीं है छायाचित्र, दूरदर्शन, चलचित्र या फिर ड्रामा। तो छायाचित्र ये नहीं है। छायाचित्र नहीं है, दूरदर्शन है बिल्कुल है, चलचित्र है, ड्रामा है। यानी कि सर्वदर्शी सामग्री वो नहीं है, वो है छायाचित्र, वो नहीं है। देखिए आगे देखें, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का सशक्त माध्यम है। तो दोस्तों मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का सशक्त माध्यम है। तो विद्यालय पत्रिका, नाटक, वाद विवाद या फिर क्विज कार्यक्रम। तो दोस्तों वाद विवाद, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट है। मूल्यांकन का आवश्यक जो गुण है वो क्या है? तो मूल्यांकन का आवश्यक गुण क्या है? वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मूल्यांकन का जो आवश्यक गुण माना जाता है वो वस्तुनिष्ठता है। बिल्कुल राइट है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1। विश्वसनीयता तो ऑप्शन नंबर 2 भी राइट है। वैधता तो सी भी राइट है यहाँ पर। तो आप कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। भाषा दक्षता का पारंपरिक कौशल है। तो दोस्तों भाषा दक्षता का पारंपरिक कौशल क्या है? तो सुनना, बोलना, पढ़ना या फिर लिखना। कमेंट करके बताइए भाई मेरे को, कमेंट करें। भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल है तो सुनना। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट है, बिल्कुल आपका कहना सही है, सुनना। ऑप्शन नंबर ए। भाषा शिक्षक का विशेष अनिवार्य गुण है। तो दोस्तों भाषा शिक्षक का विशेष अनिवार्य गुण है तो क्या है? विषय का विस्तृत ज्ञान। भाई देखिए आप, विषय का विस्तृत ज्ञान, तो ये इसका अनिवार्य गुण नहीं है। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, ये भी नहीं है। शिक्षण विधियों का ज्ञान, तो ये भी नहीं है दोस्तों। शुद्ध उच्चारण, क्या भाई? शुद्ध उच्चारण, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट है। यानी कि भाषा शिक्षक का विशेष अनिवार्य जो गुण माना जाता है दोस्तों ये है शुद्ध उच्चारण। निम्न में से उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है, यानी कि नहीं है, वो हमको बताना है। ठीक है, क्या बताना है भाई? निम्न में से उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है, वो हमको बताना है, इनकी कौन सा नहीं है। तो देखिए आप, विषय का विस्तृत ज्ञान, तो ये तो है भाई, ऑप्शन नंबर 1 तो है। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, शिक्षण विधियों का ज्ञान, तो शिक्षण विधियों का ज्ञान भी है। शुद्ध उच्चारण, तो दोस्तों शुद्ध उच्चारण ये भी है, लेकिन हमको बताना है कि नहीं है। तो देखिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं है भाई इसमें। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है दोस्तों। तो निम्न में से उपलब्धि परीक्षण का चरण नहीं है, तो इसमें देखें आप, तो शैक्षणिक उद्देश्यों को लिखना,
तो बिल्कुल ये तो है भाई, छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना, तो ये बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। पर्सन निर्माण करना तो है बिल्कुल। समकन योजना तैयार करना तो ये भी है, तो बी इसका राइट हो जाएगा। भावात भावात्मक पक्ष के मान हेतु उपयुक्त मापनी है। तो दोस्तों भावात्मक पक्ष के मान हेतु उपयुक्त जो मापनी है तो क्या है? व्यक्तित्व मापनी, अभिवर्ती मापनी, या उपलब्धि मापनी, या फिर प्रायोगिक परीक्षा। तो दोस्तों अभिवर्ती मापनी, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट हो जाएगा भाई। फिर से एक गद्यांश दे रखा है, तो गद्यांश के आधार पर आपको ये जो अभी ये क्वेश्चन तो अपना ऊपर चला गया, जैसे 73 तक के क्वेश्चनों को इसमें हमको बताना है। इनकी 69 से लेके 73 तक के क्वेश्चनों को गद्यांश के मार्फत हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो गद्यांश का एक बार स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा। अंधविश्वास में समास है दोस्तों, तो अंधविश्वास में समास कौन सा है? तो अंधविश्वास में समास कौन सा है? तो बात करेंगे अपन तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, या द्वंद्व समास, या अविभावी समास। तो द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा भाई। क्या है? द्वंद्व समास। पुरोधा शब्द में संधि है, तो दोस्तों पुरोधा शब्द में कौन सी संधि है? तो संकेत, सपेट, आग, या फिर झाड़। तो दोस्तों पुरोधा शब्द में संधि कौन सी है? संकेत। कौन सी है भाई? संकेत। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट है। निम्नलिखित में पूर्वकालीन क्रिया प्रयोग हैं, तो दोस्तों निम्नलिखित में से पूर्वकालीन क्रिया प्रयोग हैं, इसमें से कौन सा है? तो भयंकर, उभर कर, करती हुई, या फिर के रूप में। तो उभर कर, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट हो जाएगा भाई। ये गद्यांश दे रखा है फिर से। इस गद्यांश में आपको क्वेश्चन नंबर 74 और 5 के उत्तर निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर आपको देना है। तो गद्यांश का स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर देखें आप। उपयुक्त काव्यांश के प्रथम चरण का भाव है, तो दोस्तों उपयुक्त काव्यांश के प्रथम चरण का भाव क्या है? क्षमा करना भुजंग का संभाव है? नहीं भाई, क्षमा शक्तिशाली को शोभा देती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट है। यानी कि कोई शक्तिशाली आदमी है, वो किसी को क्षमा करता है, तो ये उसको शोभा देती हैं कि भाई शक्तिशाली तो है, ये कोई डर के नहीं दे रहा, लेकिन वो क्षमाशील आदमी है, ऐसे। तीसरे और चौथे चरण का केंद्रीय विचार है, तो दोस्तों तीसरे और चौथे चरण का जो केंद्रीय विचार है वो क्या है? तो अनुनय विनय से दुष्टों को नहीं समझाया जा सकता। अनुनय विनय को से दुष्टों को नहीं समझाया जा सकता, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 यहां पर राइट हो जाएगा भाई। इस काव्यांश की भाषा है, तो दोस्तों इस काव्यांश की भाषा क्या है? तो इस काव्यांश की जो भाषा है दोस्तों ये क्या है? आप इसका मेरे को कमेंट करके आंसर जरूर बताएगा, यानी कि ए, बी, या फिर सी, डी, इसमें से कौन सा राइट है, कमेंट करके मेरे को जरूर बताइएगा। के 5 से 7 चरण में किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है? समुद्र की उड़नतता की, या समुद्र के साहस की, या राम की सहनशीलता की, या फिर राम के पौरुष की। तो दोस्तों राम के पौरुष की, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट हो जाएगा। विनय की दीप्ति किसमें निवास करती है? विनय की दीप्ति किसमें निवास करती हैं? तो क्रोध में, प्रहार करने में, शरण में, या फिर संधि वचन में। तो दोस्तों विनय की दीप्ति हैं वो सर में निवास करती है। किसमें भाई? सर में ये निवास करती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, सर। कर्ता के साथ न
कारक चिन्ह युक्त वाक्य में है तो कौन सा है? क्रिया सदैव सामान्य वर्तमान काल की होती हैं, क्रिया सदैव भूतकाल की होती है, क्रिया अपूर्ण वर्तमान काल की होती हैं, क्रिया पूर्ण वर्तमान काल की होती हैं। तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा भाई? तो क्रिया सदैव भूतकाल की होती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित में कौन सा अवयव का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा अवयव का प्रकार नहीं है? तो देखिए आप क्रिया विशेषण तो बिल्कुल है भाई, समुच्चय बोधक ये भी हैं, समुच्चय बोधक तो ये भी हैं। तो आप कह सकते हैं संज्ञा विशेषण ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जिसने कल चोरी की थी, तो दोस्तों ये वही लड़का है जिसने कल चोरी की थी। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित वाक्य हैं, तो रेखांकित वाक्य कौन सा है? तो संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, या फिर क्रिया विशेषण, या फिर क्रिया उपवाक्य। तो विशेषण उपवाक्य, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट हो जाएगा भाई। चाहो तो इस कलम से पूरी कहानी लिख लो। इस वाक्य में जो कलम किस कारक में है? इस वाक्य में कलम जो है वो किस कारक में है? करण कारक, कर्म कारक, अपदान कारक, या फिर संप्रदान कारक। ऑप्शन नंबर एक राइट है यहाँ पर, करण कारक। चाहो तो इस कलम से पूरी कहानी लिख दो। इस वाक्य में कलम किस कारक में है? तो करण कारक में। जहां जहां वह गया उसका बहुत सम्मान हुआ। दोस्तों जहां जहां वह गया उसका बहुत सम्मान हुआ रेखांकित अंश हैं, तो विशेषण उपवाक्य, संज्ञा विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, या फिर सरल उपवाक्य। तो दोस्तों जहां जहां वो गया उसका बहुत सम्मान हुआ विशेषण उपवाक्य हैं। क्या है भाई? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, विशेषण उपवाक्य। भाषा का मुख्य कौशल है, तो दोस्तों भाषा का मुख्य कौशल क्या है? देखें आप, लिखना तो बिल्कुल है भाई, पढ़ना ये भी है, बोलना ये भी है, तो उपरोक्त सभी इसमें राइट हो जाएगा। योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक हैं। दोस्तों योजना शिक्षण विधि के जो प्रवर्तक हैं ये कौन है? तो WH किलपैट्रिक, WH किलपैट्रिक, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट हो जाएगा भाई। छोटे बालकों की कल्पना शक्ति विकसित करने का माध्यम है, तो दोस्तों छोटे बालकों की जो कल्पना शक्ति होती है उसे विकसित करने का माध्यम क्या है? तो महापुरुषों की जीवनियां, रसायनुभूति कविताएं, या फिर पौराणिक कथाएं, या फिर परियों की कहानियां। तो परियों की कहानियां, ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट होगा भाई। भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं, तो दोस्तों भाषा शिक्षण के सिद्धांत क्या है? तो देखें आप, भाषा शिक्षण के सिद्धांतों की यहाँ बात करें तो प्रेरणा का सिद्धांत तो बिल्कुल राइट है भाई, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत तो ये भी राइट है, और जीवन से जोड़ने का सिद्धांत तो ये भी राइट है। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा भाई। भाषाई कौशलों यथा सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना का विकास किस कक्षा तक पूर्ण हो जाता है? कक्षा 2, 3, 5, या फिर 8? तो कक्षा 5 तक। क्या भाई? कक्षा 5 तक भाषाई कौशलों यथा सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना का विकास जो है पूर्ण हो जाता है कक्षा 5 तक। छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते समय निम्न में से आवश्यक हैं तो क्या है भाई? शुद्ध उच्चारण, उचित गति, व्याकरण संबंध भाषा का प्रयोग, या फिर उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण कौशल को
श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली है। तो उपयुक्त प्रणाली कौन सी है दोस्तों? व्याख्यात्मक प्रणाली नहीं भाई, तुलना नहीं, गीत ये भी नहीं, तो खेल प्रणाली तो बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है भाई। अब आप देखेंगे यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन। दोस्तों जो मैथ के यहाँ पर 30 क्वेश्चन है उसको मैं आपको अलग से वीडियो, ये मैथ का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका वीडियो, तो वहाँ से आप इसको ज़रूर देखें। और मैथ की जो आपका जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मैथ के जितने भी टॉपिक है एग्ज़ाम से पहले पहले आपको, या कल से जो स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो एग्ज़ाम से पहले पहले आपको कवर करवा दिए जाएंगे। मैथ से किस में उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? दोस्तों निम्न में से किस में उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? तो बॉटनी, हॉर्टिकल्चर। तो दोस्तों हॉर्टिकल्चर में जो उद्यान कृषि का है वो अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाओं के मध्य संबंध का तार्किक अध्ययन है। इनमें से ये विषय व्यक्त होते हैं। उपरोक्त विज्ञान व परिभाषा किसने दी? उपरोक्त में से विज्ञान की जो ये परिभाषा है दोस्तों, ये किसने दी? विज्ञान की परिभाषा किसने दी? उपरोक्त विज्ञान की परिभाषा है वो जो दी है उस सर के जो क्या नाम है? तो WC डैम्पियर, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपको राइट देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि WC डैम्पियर साहब ने ये परिभाषा दी है। पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? तो पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का जो सिद्धांत है दोस्तों, ये कौन सा है? तो देखेंगे आप, आवश्यकता का सिद्धांत तो बिल्कुल राइट है भाई। उपयोगिता का सिद्धांत तो ये भी राइट है। जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, दोस्तों ये भी राइट है। तो ये सभी यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है भाई। में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है दोस्तों? वांछित उद्देश्य है, तो वांछित उद्देश्य इसमें से कौन सा है? तो जैसे देखें आप, विज्ञान के तथ्यों एवं सिद्धांतों एवं इसके अनुप्रयोगों को जानना, तो बिल्कुल राइट है भाई। प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्य पर कर्ता की अनुभूति एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी में सृजनात्मक का पोषण, तो ये भी राइट है। तो ईमानदारी, सत्यनिष्ठा एवं सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करना, तो ये भी राइट है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। उपरोक्त सभी इसमें राइट है। परियोजना विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं? तो दोस्तों परियोजना विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं? तो 4, 3, 8 या फिर 6? तो दोस्तों 6 इसमें होते हैं भाई। कितने होते हैं? 6। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा। कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है भाई। विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है? तो विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत दोस्तों निम्न में से किस में प्रयोग होता है? तो अब यहाँ पर बात करेंगे आगमन विधि की। आगमन विधि, छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। तो दोस्तों पढ़ाने का जो तरीका होना चाहिए वो होना चाहिए मनोरंजन एवं खेल संबंधी। कैसा भाई? मनोरंजन एवं खेल संबंधी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अच्छे प्रश्न पत्र की क्या विशेषता है? दोस्तों अच्छे प्रश्न पत्र की क्या विशेषता है? तो अच्छा प्रश्न पत्र होता है वो, उसकी जो विशेषता की हम बात करें तो देखिए आप, ऑप्शन नंबर इसमें 1 नंबर पे दे रखा है वेदता होगा, वेदता। फिर 2 नंबर पे विश्वसनीयता। तो दोस्तों वेदता एवं विश्वसनीयता ये दोनों भी इसमें राइट है, यानी कि ए और बी दोनों इसमें राइट है। वेदता एवं विश्वसनीयता। कौन सी
प्रक्षेपित सामग्री हैं? तो दोस्तों कौन सी प्रक्षेपित सामग्री हैं? तो बुलेटिन बोर्ड नहीं भाई, OSP। तो दोस्तों OSP, तो OH और ये P की फुल फॉर्म यानी कि ये होता क्या है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में आप इसे पूरा विस्तार से देख सकते हैं। कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? तो दोस्तों कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? तो परिवार की जो विशेषता नहीं है वो है कम से कम दो भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहे। तो नहीं भाई, ये नहीं है ना, ये तो है। कम से कम दो भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहे, तो बिल्कुल ये तो है। इसमें क्या है, परिवार की नहीं है। कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है उसके बारे में हमको बताना है। प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है, वो तो ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। इनकी जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, ये नहीं होगा इसमें। वे समान आवास, भोजन एवं समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं, तो बिल्कुल राइट है भाई, है। तो सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व है, ये भी है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना है वो कब की गई थी? तो इसकी जो स्थापना की बात करें तो ये की गई थी 26 सितंबर 1994 को। कब की गई थी भाई? 26 सितंबर 1994, यानी कि 1994। भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो दोस्तों भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों 2026 में। 2026 की बात है भाई। अब आपको यहाँ पर सुमेलित करना है। सुमेलित करना है, वस्त्र का प्रकार है एक तरफ और दूसरी तरफ है राज्य। वस्त्र का प्रकार है और दूसरी तरफ है राज्य। तो इसमें से सुमेलित करना है, यानी कि सुमेलित नहीं है उसके बारे में हमको यहाँ पर जानकारी देनी, यानी कि इसमें से एक ऐसा है जो सुमेलित नहीं है। देखिए आप, तो फिरन जम्मू एवं कश्मीर, तो बिल्कुल राइट है भाई, ठीक है। यहाँ पर पाने भाजू, तो पाने भाजू ये पश्चिम बंगाल, ये इसमें सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। राही दे तो हिमाचल प्रदेश, ये राइट है भाई। फुलकारी तो ये पंजाब, ये भी राइट है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर राजस्थान में घरों के फर्श बनाने में उपयोग नहीं लिया जाता? यानी कि इनमें से वो कौन सा पत्थर है जो राजस्थान में घरों के फर्श बनाने में उपयोग में नहीं लिया जाता? तो संगमरमर, कोटा स्टोन, या फिर घिया पत्थर, या फिर सैंड स्टोन। तो दोस्तों घिया पत्थर यानी कि सैल खड़ी, इसको राजस्थान में फर्श बनाने में काम में नहीं लिया जाता। घरों के फर्श जो बनती हैं उसमें प्रयोग इसका नहीं किया जाता। तो ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है? तो दोस्तों बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है, तो ये मैं क्वेश्चन आपके लिए रखता हूं, और आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बताइएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भाई कौन सा सुमेलित नहीं है, एक बार साइड में तो मेला आ रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ राज्य। तो देखें आप, अंबाजी मेला गुजरात में लगता है, जो सुमेलित नहीं है उसके बारे में बताना है ना। अंबाजी मेला गुजरात, माघ मेला ये यूपी उत्तर प्रदेश में लगता है। नैना देवी मेला असम में नहीं लगता भाई, ठीक है ना। बेनेश्वर मेला राजस्थान में लगता है, बिल्कुल लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट है, जो सुमेलित नहीं है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स हैं, ये कहाँ पर स्थित हैं? तो डीडवाना में। कहाँ पर है भाई? डीडवाना। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर राइट है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो दोस्तों भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो लागू हुआ था, ये किस वर्ष में लागू हुआ था? आप मुझे कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा। राजस्थान के कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों राजस्थान के कुल लोकसभा सदस्यों की जो संख्या की बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पक्ष माभ
पक्षमाभ उपकला प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं? तो श्वसन सनिका, श्वसन निका में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट हो जाएगा भाई। निम्नलिखित में से कौन सा सरल उत्तक नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सरल उत्तक नहीं है? जाइलम, पहला ही ऑप्शन यहां पर राइट होगा दोस्तों। इनकी जाइलम सरल जो उत्तक है वो नहीं है। मलेरिया रोग होता है किसके कारण होता है? दोस्तों मलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम के कारण। तो ऑप्शन नंबर एक यहां पर राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर एक। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉट स्पॉट में से एक है? तो हिमालय, क्या है भाई? हिमालय, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट है। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो दोस्तों राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो बाघ, गाय, ऊंट या फिर भेड़? ऊंट। अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब होता है? तो दोस्तों प्रतिबिंब होता है तो आभासी, सीधा एवं आवर्धित। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट होगा भाई। वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? तो दोस्तों वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? तो वाहन, उद्योग, ठोस अपशिष्ट या फिर धूल के कण? ठोस अपशिष्ट, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट होगा भाई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो आप बात करेंगे, देखिए सभी धातुएं तन्य होती हैं, सभी अधातुएं तन्य होती हैं, सामान्य धातु तन्य होती हैं, कुछ अधातुएं तन्य होती हैं। तो देखिए आप सामान्य धातुएं तन्य होती हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा भाई। राजस्थान में कौन सा नवीनीकरणीय संसाधन नहीं है? तो दोस्तों राजस्थान में कौन सा नवीनीकरणीय संसाधन नहीं है? तो प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट है। दोस्तों कल से मैथ की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। लास्ट में से कौन सा रामसर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र नहीं है? तो दोस्तों नम क्षेत्र नहीं है वुलर झील, रुद्रसागर झील, केवलादेव झील या फिर राजसमंद झील? तो राजसमंद झील, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट है। दोस्तों आपने यहाँ पर जितने क्वेश्चन देखे उनमें से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं तो आप मेरे को ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। यानी कि आपने इस पेपर में 120 क्वेश्चनों को देखा है तो 120 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि नया वीडियो जैसे अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।